Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3, pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. Students, we were doing its exercise 3.3. We have already done question number 1 of exercise 3.3. Today I will continue from question number 2 of this exercise. तो चलिए शुरू कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इट सेज कहता है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. This is the question. कहता है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको दे के रखा हुआ है, आपको उसको सॉल्व करना है और उसके बाद में आपको ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 इसके बीच में m की वैल्यू को ढूंढना है. तो m की वैल्यू को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा. उसके बाद हम y को इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के बराबर करेंगे तो हमारे पास में m की वैल्यू निकल जाएगी. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. सॉल्यूशन सबसे पहले इसके बीच में देखें तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 जो है दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन 1 है हमारे पास में. दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 24. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. अब x और y की वैल्यू को अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो. ठीक है, कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अपना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड को अपना सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी अपना सकते हो. तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने जा रहा हूँ. उसके लिए मैं इक्वेशन 1 को चूज़ करूँगा. नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 को अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास में देखो क्या आता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x रह जाता है हमारे पास 11, 3y यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा और x इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. तो इसको अगर मैं 3 मान लूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 मान लेता हूँ. अब इस वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास में यहाँ इक्वेशन 3 के बीच में जो x की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 के बीच में पुट करना है. एक बार देख लो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11. 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि
3y इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2? क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2 आ रहा है। ये जो वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर x की आ रही है, इसी x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। नाउ put the value of x equal to 11 minus 3y over 2 फ्रॉम इक्वेशन, इस शॉर्ट में लिखा है इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के बीच में आपने पुट करनी है x की वैल्यू को, जो कि इक्वेशन 3 के बीच में आपको मिल रही है। तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले आप लिखोगे इक्वेशन 2 है क्या हमारे पास में 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब x की जगह क्या पुट करोगे? 11 माइनस 3y ओवर 2। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y ओवर 2, ठीक है, ये हो गया 2x, ठीक है। आगे क्या है? माइनस 4y, ये माइनस 4y वैसा का वैसा ही, और इक्वल टू माइनस का 24, माइनस का 24, ठीक है। देख लो एक बार, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये थी इक्वेशन 2। क्या थी ये? इक्वेशन 2 थी। और इसी इक्वेशन 2 के बीच में हमने x की वैल्यू को पुट किया है। और x की वैल्यू कौन सी? जो इक्वेशन 3 में आ रही थी। क्या आ रही थी इक्वेशन 3 में? ये वैल्यू 11 माइनस 3y ओवर 2। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 2 इंटू 11 माइनस 3y ओवर 2 हो जाएगा, और माइनस का 4y ये वाला यहाँ पे आया, और इक्वल टू माइनस का 24। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 और ये 2 कैंसल हो रहा है, बच क्या रहा है? 11 माइनस 3y माइनस 4y। तो मैं यहीं पे इसको एक स्टेप यहीं पे कर लेता हूँ। क्या बन जाएगा ये बन रहा है हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। करते हैं इसको अगले पेज पे कंटिन्यू। 11 माइनस 3y माइनस 4y, अगर यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये क्या बन रहा है? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पर y वाले कितने हैं? एक ये टर्म है y वाली, और ये दूसरी ये वाली टर्म है। ये माइनस का 4y है, ये माइनस का 3y है, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 7y। तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अगले पेज पे चलते हैं। क्या था हमारे पास? 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y, क्योंकि माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 7y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 24। और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24, और 11 यहाँ पर प्लस के हैं, इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। किसके हो जाएंगे? माइनस के 11 हो जाएंगे, तो माइनस के 11। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस का 35 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस यहीं पर प्लस। अगर नहीं करना चाहते हो यहाँ पर तो आगे कर लो। y इक्वल टू माइनस 35, माइनस का 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके माइनस का 7 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, और 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35 होता है। तो आपके पास में क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू 5 आ रहा, कितना आया?
y इक्वल टू 5 आ रहा है। तो अभी आपने y की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करोगे, इस y की वैल्यू को अब किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मान लेते हो आप 4। नाउ पुट द वैल्यू y इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू कोई सी भी इक्वेशन में, चाहे 1 चाहे 2 में, फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब y की जगह 5 भर दो तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू 11। आगे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 11 है ना, यहाँ पर इक्वल टू के साइड में 11 और यहाँ पर 3 इंटू 5 15 होता है। 15 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 15 किसका हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 2x इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, 2x इक्वल टू माइनस का 4 और x इक्वल टू माइनस 4/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये माइनस का 2 आ रहा है, क्योंकि ये माइनस का 4 था तो ये माइनस का 2 होगा, इसलिए x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आपके पास में आ गई, x की वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या दे के रखा हुआ है, आपको y इक्वल टू mx प्लस 3 के बराबर करना है। नाउ y इक्वल टू mx प्लस 3 के बराबर करना है। ठीक है, नाउ y इक्वल टू mx3। y आपको पता है, y आपको 5 दे के रखा हुआ है, जो वैल्यू आपके पास में आई है, इक्वल टू m की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन x की वैल्यू आपको पता है। x की वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 भर दिया और प्लस 3। ठीक है, प्लस 3। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा और ये बन जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। चाहे m इंटू माइनस 2 लिखो, चाहे माइनस 2m लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, m है, इस m के साथ में माइनस 2 लगा था तो ये लगा दो माइनस 2 इस साइड में, क्योंकि इधर न्यूमरेटर है, इधर आके डिनोमिनेटर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 1/-1, लेकिन आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं होता, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को ही -1 लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर ही माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या आ रहा था मेरे पास में, 2/-2 इक्वल टू m आ रहा था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास में माइनस का 1 इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर 5, m इक्वल टू -1 आ रहा है। तो लास्ट में आप रिज़ल्ट लिख सकते हो, जो आपने फाइंडिंग्स हासिल की हैं उसमें रिज़ल्ट में आपके पास में क्या आ रहा है, रिज़ल्ट में आया x इक्वल टू, देख लो यहाँ पर x इक्वल टू -2 आ रहा था, y इक्वल टू 5 आ रहा था, एंड x इक्वल टू -1 आ रहा है।
तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो इस सवाल से रिलेटेड थी, सबकी वैल्यूज़ आपने हासिल कर ली। चलते हैं इसी सवाल के इसी एक्सरसाइज के तीसरे पार्ट पे, तीसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। देखो तीसरा सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है, वहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ linear equation for the following problem, for the following problems. And find their solutions. Find their solutions by substitution method. ये है सवाल। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपको दे के रखी है उसमें आपको क्या दे के रखा है वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको दे के रखी है कहता है द डिफरेंस between two numbers is 26 and one of the number is 3 times the other. Find them. ठीक है, ये है आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जो दे के रखी हुई है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम के बीच में क्या कंडीशंस बन रही हैं उनको समझो और उन कंडीशंस के मुताबिक आपको इक्वेशंस को ढालना है। ठीक है, इक्वेशंस बनानी है। तो क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर कम से कम 2 कंडीशंस होंगी, 2 सिचुएशंस होंगी, यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, कहता है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हैं, उनका अगर डिफरेंस अगर करते हो, अगर एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकालते हो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालते हो, तो आपके पास जो डिफरेंस आता है वो 26 आता है। कितना आता है? 26 आता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा वो कहता है वन ऑफ द नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो कि बड़ा है वो दूसरे छोटे नंबर से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस हो गई। इसमें आपको एक चीज़ तो पता नहीं है, लेट द स्मॉलर नंबर भी कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है वो आपको पता नहीं है, बड़ा नंबर कौन सा है वो आपको पता नहीं है। लेट द, इसलिए मैं क्या लेट करने जा रहा हूँ, लेट द ग्रेटर नंबर। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, जो उनमें से बड़ा नंबर है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। यहाँ लेट वन ऑफ द नंबर भी एक्स, ऐसे भी मान सकते हो। मैंने दूसरे तरीके से माना है, मैंने कहा है कि जो बड़ा नंबर है उसको मैं एक्स मान रहा हूँ।
तो ऐसे भी चल सकता है। लेट द ग्रेटर नंबर बी x। इसी तरीके से लेट द स्मॉलर नंबर भी y। दो नंबर हो गए है ना, यहाँ पर भी तो दो ही नंबर्स की बात की गई थी, टू नंबर्स, ठीक है। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द बिगर नंबर भी लेट द स्मॉलर नंबर बी y एंड द ग्रेटर नंबर बी x। अब पहली कंडीशन के मुताबिक वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कंडीशन 1 के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, कहता है दोनों नंबरों का डिफरेंस 26 है। तो 26 यहाँ पर प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाला गया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई, बड़े में से छोटा अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास 26 आता है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। क्या है ये? फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो सेकंड कंडीशन में आपको बताया गया है कि वन ऑफ द नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसके बीच में वो अपने छोटे नंबर के 3 गुना के बराबर है। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये हो जाएगा कि x जो कि बड़ा नंबर है, जो कि बराबर आना चाहिए छोटे नंबर के 3 गुना के बराबर। तो ये हो गया, ठीक है, छोटे नंबर के 3 गुना के बराबर तो हो गया। x इक्वल टू 3y है ना, हो गया ना, बड़ा नंबर छोटे नंबर के 3 गुना हो गया। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपके पास में आ चुकी हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे? चलते हैं, सबसे पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने की वैसे ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है वहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू तो पहले ही ढूंढ के रखी हुई है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको सिर्फ इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के बीच में जस्ट पुट करना है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को लेने के बजाय इक्वेशन 2 को ले रहा हूँ। तो टेकिंग इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3y, ठीक है, x इक्वल टू 3y है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमको x की वैल्यू मिली है, अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। नाउ पुट x इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बीच में इसको पुट करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में? इक्वेशन 1 थी हमारे पास में x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x की जगह 3y पुट कर लो, है ना, ये है ना। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से 1y निकल जाएगा तो रह जाएगा 2y। तो 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 ओवर 2। 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26 होता है। तो मैं कट कर रहा हूँ यहीं पे। तो मेरे पास देखो, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आते हुए नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो कि इसके नीचे आएंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास में 13 आ रहा है। y की वैल्यू आपने ढूंढ ली। अब क्या करना है? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13
इसको आप 4 कह सकते हो या 3 कह सकते हो, 4 तो है नहीं, 3, ठीक है। अब क्या करना है इसको, नाउ पुट y इक्वल टू 13 फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन 2 के बीच में इसको पुट करने जा रहा हूँ, इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में x इक्वल टू 3y था, x इक्वल टू 3y था। अब y की जगह मुझे 13 भरना है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13 और x इक्वल टू 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 39 हो जाएगा। देयरफॉर लास्ट में हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में, देयरफॉर x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू 13 हमारे पास इनका सल्यूशन आ रहा है। तो ये हमारे सल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था इक्वेशन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसी सवाल के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है क्या, लिख लेते हैं सबसे पहले इसी को। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट कहता है, द लार्जर ऑफ the larger of two supplementary angles the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18, ठीक है, ये 18 है, by 18 डिग्री। फाइंड देम, फाइंड देम। चलते हैं इस पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ, कर लेते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको पढ़ो, आप सवाल को पढ़ो। कहता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल कितने दे के रखे हैं, 2 दे के रखे हैं। और आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो 2 एंगल्स आपको देख के रखे हैं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स देख के रखे हुए हैं। इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों एंगल हैं इनका अगर आप सम करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। दूसरा, जो लार्जर एंगल है इसके बीच में है ना, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर एंगल है इसके बीच में वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, एक्सीड करता है। छोटे एंगल से 18 नंबर या फिर 18 डिग्री एक्सीड करता है। 18 डिग्री वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो बताओ भाई वो एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है, वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का तो पता नहीं है, स्मॉलर एंगल कौन सा है और बड़ा एंगल कौन सा है, ये तो आपको पता नहीं है। तो आप उनको एक्स वाई मान सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट वन ऑफ
द एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, वन ऑफ द सप्लीमेंट्री लिखो आप इसको, वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज, ठीक है, लेकिन कौन सा है ये, बड़ा वाला है, इसको ब्रैकेट में आप इसको ऐसे भी लिखो, ग्रेटर एंगल, ठीक है, जो बड़ा एंगल है, ठीक है। लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स, आप बड़े वाले एंगल को एक्स मान रहे हो। लेट द स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इज वाई, जो छोटा वाला है एंगल उसको आप वाई मान रहे हो। तो कंडीशन के मुताबिक अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन के मुताबिक अगर चलें तो आपको पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई जो है, ये जो दो एंगल हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो इक्वेशन 1 बन जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में क्या होना चाहिए, बड़े एंगल में से अगर मैं छोटे को निकालता हूँ तो मेरे पास में 18 आना चाहिए। इसका मतलब x माइनस वाई अगर मैं करता हूँ तो इक्वल टू 18 आना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है ये, ठीक है। तो इक्वेशन 1 भी आ गई है आपके पास में, इक्वेशन 2 भी आ गया आपके पास में। अब क्या करोगे, अब आप इनके सोल्यूशन की तरफ चलोगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के लिए आपको, क्योंकि आपको इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, तो किसी भी एक इक्वेशन को, चाहे इक्वेशन 1 को पकड़ो चाहे इक्वेशन 2 को पकड़ो, तो उस इक्वेशन के बीच में आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ढूंढना है, चाहे x की वैल्यू को चाहे y की वैल्यू को। तो मैं इक्वेशन 1 को पकड़ रहा हूँ। नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 को अगर मैं पकड़ता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 आता है और x इक्वल टू 180 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 3 मान सकते हो, इक्वेशन 3 मान सकते हो। तो आपके पास में यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है। अब इसी x की वैल्यू को आपको, क्योंकि आपने कौन सी इक्वेशन लेके ये निकाली है वैल्यू, इक्वेशन 1 को लेके निकाली है, इस वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 के बीच में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ पुट x इक्वल टू 180 माइनस वाई, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के बीच में इसको पुट कर, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 आपके पास में थी क्या, इक्वेशन 2 थी आपके पास में x माइनस वाई इक्वल टू 18, और x की जगह क्या पुट करोगे, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई है ना, ये वाला वाई, ठीक है। x की जगह 180 माइनस वाई आया, उसके बाद ये माइनस का वाई है तो ये माइनस का वाई इक्वल टू 18 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 180, ये इधर 18 जो है वो प्लस का है, इधर आके माइनस के 18 हो जाएंगे, और इक्वल टू के इस साइड में क्या चला जाएगा, ये माइनस का वाई माइनस के 2y हो जाएंगे, माइनस के 2y जब इक्वल टू के साइड में आ जाएंगे
तो प्लस k2y हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 180 में से 18 निकाल दो तो कितना रह जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गया 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ पर 1, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू y। करो अब, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये 81 2 ज़ा 162 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 81। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 81 आ रही है। देख लो एक बार, चेक करके देख लो फिर से, x माइनस वाई इक्वल टू 18, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 180 माइनस वाई है, तो x की जगह 180 माइनस वाई लिखोगे। आगे क्या है, माइनस का y है, तो ये माइनस का y यहाँ पर, और इक्वल टू 18। उसके बाद 180, ठीक है, माइनस 18, ये 18 कहाँ से आया, ये 18 इधर प्लस का था, इधर लेके आया हूँ, इक्वल टू के साइड में लेके आया हूँ तो माइनस का हो गया, और इक्वल टू प्लस का 2y, ये प्लस के 2y कहाँ से आए, यहाँ पे देख लो, माइनस का y माइनस का y माइनस के 2y हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के 2y इस साइड में है, इक्वल टू के साइड में ये माइनस के 2y है, इस साइड जाएंगे तो ये प्लस के 2y हो जाएंगे। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 18 162 होता है। ठीक है, तो 162 लिखाओ, उस साइड में क्या था, 2y यहाँ पर देखें तो 2y के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 162/2 इक्वल टू y। 2 1 ज़ा 2, 281 ज़ा 162 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे करना हूँ, y इक्वल टू 81 आ रहा है। तो आपके पास में y की वैल्यू निकल गई। नाउ अब क्या करोगे, नाउ पुट, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हो। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 81 फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू एनी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में इसको पुट कर सकते हो, इंटू इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास में, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो मैं लिखूँगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, y की जगह क्या लिखूँगा 81, तो रह क्या जाएगा, x प्लस 81 इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 माइनस 81, कितना रह जाएगा 10 रहेगा कि 99 रहेगा, 99 रहेगा, कितना रहेगा x इक्वल टू 9 180 में से 81 अगर निकल जाएगा तो 99 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 99 रह जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो रिज़ल्ट में क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू 99 डिग्री और y इक्वल टू 81 डिग्री, कितना 81 डिग्री। और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो कितना आता है, x माइनस वाई अगर करूँ तो 18 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो जवाब निकाले हैं वो सही है। चलते हैं इसी सवाल के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, कहता है द कॉस्ट ऑफ नहीं है, क्या लिखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम
coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and ball. Each ball ये आपको पता करना है। कहता है कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट खरीदे और साथ ही साथ 6 बॉल्स खरीदी और उसके लिए उसने पे किया 3,800, ठीक है, रुपीज़ पे किए। उसके बाद शायद टीम के बीच में बैट कम पड़े, बॉल्स कम पड़ी, तो उसने और ख़रीदे। और कितने ख़रीदे? 3 बैट और ख़रीदे और 5 बॉल्स और ख़रीदी। 3 बैट और 5 बॉल के लिए उसने 1,750 रुपीज़ अदा किए। अब बताओ भाई, एक बैट की कॉस्ट कितनी बैठी और एक बॉल की कॉस्ट कितनी बैठी। तो यहाँ पर आप ये एज्यूम करके चलो कि अगली बार, ठीक है, जो उसने बैट और बॉल ख़रीदे हैं उसके लिए भी जो कॉस्ट पे की जा रही है एक बैट के लिए या एक बॉल के लिए वो सेम है जितना उसने पहले पे किया था एक बैट और एक बॉल के लिए। तो ये आप यहाँ पर एज्यूम चलोगे कि कॉस्ट प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी बैट के लिए या किसी भी बॉल के लिए। एक ही क्वालिटी के बैट हैं, एक ही क्वालिटी के बॉल हैं दोनों टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपको इसमें ना तो एक बैट की कॉस्ट पता है ना ही एक बॉल की कॉस्ट पता है, तो हम इनकी कॉस्ट को x और y मान लेंगे, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट को आप x मान रहे हो, ठीक वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो होगी उसको आप y मान रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो उसने क्या ख़रीदा था? 7 बैट ख़रीदे थे और 6 बॉल्स ख़रीदी थी और टोटल 3800 रुपये अदा किए थे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास में एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। प्लस उसके बीच में जमा कर दो बॉल की कॉस्ट को भी, तो एक बॉल की कॉस्ट थी y, 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y। तो टोटल बैट की कॉस्ट जमा टोटल बॉल्स की कॉस्ट को अगर मैं जमा करता हूँ तो मेरे पास में टोटल 3800 रुपये आने चाहिए। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 बनती है। सेकंड कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, जो सेकंड कंडीशन पैदा हो रही है इस सवाल के बीच में, उसके मुताबिक अगर मैं चलता हूँ, तो कंडीशन 2 के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो क्या बनता है? 3 बैट और 5 बॉलें खरीदी हैं और टोटल अदा किए हैं 1750। इसका मतलब एक बैट के अगर उसको x है तो 3 बैट के लिए कितना पड़ जाएगा? 3x। प्लस
एक बॉल के अगर y है तो 5 बॉल के लिए कितना बन जाएगा 5y। तो दोनों को मिलाकर के उसने जो पैसे अदा किए हैं 3 बैट के लिए और 5 बॉलों के लिए जो अदा किए हैं पैसे वो हैं 1750। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 है हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं, दोनों इक्वेशंस आपके पास में आ गई, इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाओ। तो सॉल्यूशन के लिए किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उस इक्वेशन में से निकाल लो। चाहे इक्वेशन 1 पकड़ो, चाहे इक्वेशन 2 पकड़ो, तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालो, चाहे x की वैल्यू को, चाहे y की वैल्यू को। तो मैं x की वैल्यू को निकालने जा रहा हूँ। तो नाउ टेकिंग इक्वेशन 1 को अगर मैं पकड़ता हूँ तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, क्योंकि ये 6y इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और x इक्वल टू 3800 माइनस 6y ओवर 7। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू को निकाला है। अब इसी x की वैल्यू को आपको इक्वेशन 2 के बीच में पुट करना है, क्योंकि ये x की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से हासिल की है, तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 के बीच में पुट हो ही नहीं सकती, इसीलिए इसको इक्वेशन 2 के बीच में पुट करना है। जब आप x की वैल्यू को इक्वेशन 1 से हासिल करते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इक्वेशन 2 के बीच में, तो वही मैं चीज़ करने जा रहा हूँ अब। नाउ putting the value of x equal to 3800 minus 6y over 7 from equation 3 into इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से जो हमने x की वैल्यू हासिल की है उसको पुट करना है इक्वेशन 2 के बीच में। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास में इक्वेशन 2 थी क्या हमारे पास में? इक्वेशन 2 थी हमारे पास में 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? यही बन जाएगी 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे 3800 माइनस 6y ओवर 7। ठीक है, साथ में क्या है प्लस का 5y इक्वल टू 1750। यही बनेगा, यही बनेगा। कर लेते हैं इसको फर्दर सॉल्व। फर्दर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यही हुआ ना इसका मतलब। तो ये बन जाएगा 300 300 3 इंटू 8 24 होते हैं, बचेंगे 2, 3 3 9 और बचे हुए 2 11 माइनस 3 इंटू 6 18, साथ में क्या है y। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या है 7 प्लस 5y है, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हम इसको डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे ताकि इनकी एडिशन हो जाए, ये दोनों रैशनल नंबर की तरह दिखना शुरू हो जाए। तो इक्वल टू 1750। अब क्या करोगे 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 7 ही होता है, 7 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 1 होता है। 1 के साथ में इस पूरी टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैसी की वैसी ही रहेगी, माइनस 18y। आगे क्या है प्लस का 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म, तो 7 डिवाइडेड बाई 1
7 ही होगा, और 7 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, साथ में क्या है y इक्वल टू 1750। आगे जाके क्या हो जाएगा, ये भी y की टर्म है, ये भी y की टर्म है, कितने रह जाएंगे हमारे पास में। चलो इसको सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, इस डिनोमिनेटर को। इस डिनोमिनेटर को मैं इस साइड में अगर लेके जाऊंगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या रह जाएगा इधर, इस साइड में मेरे पास रह जाएगा ये 11400 माइनस, ठीक है, माइनस का 18y प्लस का 35y। तो देखो आप यहाँ पर ये प्लस का 35y है, ये माइनस का 18y है, तो दोनों y वाली टर्म है, सेम है, क्योंकि सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो ये सेम टर्म्स कहलाएंगी। इनको आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो अब बड़ी रकम कौन सी है, प्लस का 35, छोटी रकम कौन सी है, माइनस का 18, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम निकल जाएगी। 35 में से 18 गए तो कितने रह जाएंगे, 17। कितने रह जाएंगे, 17। वो 17 किसके होंगे, प्लस के, क्योंकि 35y जो है वो प्लस का है, इसलिए वो 17 जो है 17y जो है वो प्लस के आएंगे। और इस साइड में क्या हो जाएगा 1750, यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर था, इधर आके ये न्यूमरेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे जाके फर्दर करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17y इक्वल टू कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके 700, 7 पच्चीस 35, बचेंगे 3, 7 7 49, और बचे हुए 3 52 का लगेगा 2, बचेंगे 5, 7 1 7, और बचे हुए 5 12, ठीक है। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन आई है, इसमें से माइनस हो जाएगा ये जो इधर आ रहा है 11,400, जो इधर प्लस के हैं इधर आके माइनस के 11,400 हो जाएगा। और क्या रह जाएगा 17y इक्वल टू कर लो माइनस, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5 ही, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, इसलिए 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है। 12 में से 4 गया तो 8, यह रह जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो 0 होता है, मतलब आपके पास में 850 बचने वाले हैं। तो y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17। अब ये किसके साथ जा सकता है बताओ भाई, किसी नंबर के साथ में डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं। 5 के साथ कितना हो जाएगा ये 35, बचेंगे 3, 5 और 3 8, हाँ 5 के साथ चला जाएगा ये। 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85 होता है, ठीक है। 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85 होता है। उसके साथ में 85 तो कैंसिल हो गया, 0 लगा हुआ था, 0 वैसा का वैसे इसके साथ लगा देंगे, तो y इक्वल टू 50 आ रहा है, ठीक है। y इक्वल टू कितना आया 50। अब y की वैल्यू आपके पास में आ गई है, x आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब जो बॉल की कीमत है वो 50 रुपये है, ठीक है। y हमने बॉल को माना था, अभी बैट की कीमत को निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ। तो मैं इसको इक्वेशन 2 के बीच में पुट करने जा रहा हूँ, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। लेकिन अब y की जगह क्या भरेंगे, 50 भरेंगे, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, ठीक है। यही बनेगा, यही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्टेप है
कंटिन्यू स्टेप हैं इसी के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 3x प्लस 5 इंटू 50 था, ठीक है, 5 इंटू 50 था, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 25 और साथ में 0 इक्वल टू 1750। तो उसके बाद फिर से 3x इक्वल टू 1750 माइनस, ये प्लस का था 250, इधर आके माइनस का 250 हो जाएगा। कितने रह गए, 1750 में से 250 निकाल दोगे तो 1500 रह जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 1500 और x इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई थे, इधर आके डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और साथ में 2 0, तो x इक्वल टू 500 आ रहा है। इसका मतलब जो बैट की कॉस्ट है, क्योंकि x आपने बैट की कॉस्ट मानी थी, तो बैट की कॉस्ट जो आपको पड़ रही है वो है 500 रुपये एक बैट की। देयरफॉर आप लास्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 and cost of 1 ball इक्वल टू ₹50, ठीक है, क्योंकि x आपने किसको माना था, बैट को ही माना था। तो ये आपकी कॉस्ट निकल जाएगी एक बैट के लिए और एक बॉल के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।